जय हिंद दोस्तों, मैं लवी पालीवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस क्रांति विद लवी में। दोस्तों, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हमारे संविधान की विशेषताएं क्या क्या है। अर्थात हमारा संविधान बड़ा है, लिखित है या अलिखित है, संसदीय शासन प्रणाली यहाँ पर है, और क्या है यहाँ पर न्यायपालिका एकीकृत है, स्वतंत्र है। तो ये सब इसकी विशेषता थी हमारे भारतीय संविधान की। और जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा हमारा भारतीय संविधान की अनुसूची। और भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा भारत का संविधान है, जो हमारा मूल संविधान था भारत का, उस मूल संविधान में जो आर्टिकल थे यानी कि जो अनुच्छेद थे, अनुच्छेदों की संख्या तो थी 395। और अनुसूची कितनी थी इसमें, तो क्या बोलेंगे, अनुसूची मूल संविधान में 8 थी। और मूल संविधान में भाग कितने थे, तो भाग क्या बोलेंगे, 22 थे। लेकिन वर्तमान संविधान की यदि मैं बात करता हूं, वर्तमान संविधान की यदि मैं बात करता हूं, तो उसमें जो अनुच्छेदों की संख्या हो गई है अब वो 450 से भी अधिक हो गई है। जो अनुसूची है इसमें, अनुसूची कितनी हो गई है, तो अनुसूची हो गई है इसमें 12। यदि मैं भाग की बात करता हूं, भाग कितने हैं, तो भाग इसमें उपभागों को मिलाकर इसमें 25 भाग हो चुके हैं। तो अनुच्छेद 395, अनुसूची 8 और भाग 22। तो मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे अनुच्छेद है वो 395 है, और संख्या में आज भी ये 395 है। लेकिन यदि हम इनकी काउंटिंग करते हैं तब ये 450 से भी अधिक हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं वो भी देखेंगे। जो हम सबसे लास्ट का अनुच्छेद देखते हैं वो आज भी आर्टिकल 395 है। इनको बीच में ही जोड़ा गया है आर्टिकलों के, ना कि इसको 395 के बाद जोड़ा गया हो। तो ऐसे करके इनकी जो संख्या है वो तो 450 से भी अधिक है, लेकिन क्रम में ये आज भी 350 ही है। बात करें हम यदि अनुसूची की, तो जो अनुसूची है, अनुसूची की संख्या आज 12 है, वर्तमान में 12 है। तो ये संख्या में भी आगे बढ़ी है। संख्या में कैसे आगे बढ़ी है, जैसे 8 अनुसूची थी, 8 के बाद 9वीं जोड़ी गई, फिर 10वीं, फिर 11वीं, फिर 12वीं। तो ये इनका क्रम भी बढ़ा और इनकी संख्या भी बढ़ी है। बात करें भाग की, भाग कितने हैं, वर्तमान में 25 है। मूल संविधान में कितने थे, 22 थे। तो जो 22 भाग थे आज भी संख्या में वो 25 है, लेकिन यदि क्रम देखेंगे तो सबसे बाद में 22 ही है। इसमें क्या जोड़ा गया है, तो उसमें अलग अलग भाग जोड़े गए हैं। जैसे 4 क जोड़ा गया है इसमें, बाद में 4 क इसमें जोड़ा गया है, 9 क इसमें जोड़ा गया है, 9 ख इसमें जोड़ा गया है। तो ऐसे करके इनकी संख्या तो बढ़ी है, लेकिन क्रम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये थे कुछ मूल संविधान में अनुच्छेद और कुछ वर्तमान संविधान में अनुच्छेद। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची की। अर्थात मैंने अभी 2 मिनट पहले आपसे बताया था कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी और वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूची है। तो यदि मैं बात करता हूं मूल संविधान की अनुसूची की, कि मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी। लेकिन वर्तमान में यदि मैं इसकी बात करता हूं वर्तमान संविधान में, तो इनकी संख्या 12 है। तो हम एक एक करके जानेंगे कि 12 कौन कौन सी है और क्या क्या इनके अंदर बात कही गई है। तो पहली अनुसूची की हम बात करते हैं, प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची, और प्रथम अनुसूची में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है केंद्र व राज्यों के बीच संबंध। क्या कहा गया है इसमें, केंद्र व राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के बीच संबंध। यानी कि जो वर्तमान में राज्य होंगे, यानी कि वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। और यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, उनकी संख्या 8 है। तो इन सब का वर्णन, इन सब का जिक्र किस में किया गया है, अनुसूची 1 में किया गया है। किसमें किया गया है, अनुसूची 1 में किया गया है। ठीक है भाई, यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था
और हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था, तो उस समय इसमें 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन सब का जो वर्णन होता है, घटते हैं या बढ़ते हैं, तो किस अनुसूची में होता है? वो अनुसूची 1 में होता है। अब बात करते हैं अनुसूची दूसरी की। दूसरी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? अनुसूची 2 में, अनुसूची 2 में लिखा हुआ है विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते। विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते। ये संवैधानिक पदाधिकारी कौन कौन हो सकते हैं? संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं जैसे हमारे राष्ट्रपति महोदय हो जाते हैं। और कौन हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं, न्यायाधीश हो सकते हैं। तो ये क्या है? कुछ संवैधानिक पद हैं इनके पास। इन्हीं को क्या कहा गया है? संवैधानिक पदाधिकारी इनको कहा गया है। तो उनका जिक्र किया गया है अनुसूची 2 में कि जो उनको मिलने वाला वेतन है या इनको मिलने वाला भत्ते हैं या इनको मिलने वाली पेंशन है, उन सबको भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। ये सब बातें किसमें कही गई है? अनुसूची 2 में ये कही गई है। ठीक है, क्या क्या है इसमें? वेतन है, भत्ते हैं और पेंशन है। ठीक है भाई, कोई भी है, राष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो सकते हैं, और भी बहुत सारे विभिन्न पदाधिकारी हो सकते हैं, महान्यायवादी हो सकते हैं, सीएजी हो सकते हैं, कंट्रोल एडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो सकते हैं। अब बात करते हैं अनुसूची तीसरी की। तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में है जो ये संवैधानिक पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पदाधिकारी, संवैधानिक पदाधिकारी की शपथ व प्रतिज्ञा, शपथ व प्रतिज्ञा। ठीक है, जितने भी ये संवैधानिक पदाधिकारी हैं, इन्हीं की क्या है? अनुसूची 3 में इनकी है शपथ है और प्रतिज्ञा है। तो शपथ कैसे ले सकते हैं? जो भी कोई राष्ट्रपति चुनकर जाएगा तो उसको शपथ लेनी होगी, या कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज जाते हैं, उनको शपथ लेनी होती है। तो इन सब की शपथ का प्रावधान किसमें किया गया है? अनुसूची 3 में किया गया है। और इसमें 2 चीजें कही गई है, शपथ या प्रतिज्ञा। अब शपथ और प्रतिज्ञा दोनों में अंतर समझना होगा कि दोनों में क्या अंतर है। तो इसमें अंतर है शपथ में, जो आस्तिक होगा व्यक्ति, जो ईश्वर को मानता है, जो वेदों को मानता है, वो शपथ लेगा। शपथ कैसे? जैसे वो कहेगा कि मैं अमुक ईश्वर को साक्षी मानते हुए आज शपथ लेता हूं कि अपने पद पर गोपनीयता व निष्ठा के साथ कार्य करूंगा। वहीं अगर कोई नास्तिक है तो नास्तिक प्रतिज्ञा करेगा, और प्रतिज्ञा कैसी करेगा? वो कहेगा कि मैं अमुक संविधान को साक्षी मानकर आज प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं अपने पद की सच्ची श्रद्धा व निष्ठा के साथ कार्य करूंगा। तो ये अंतर है शपथ में और प्रतिज्ञा में, और इनका वर्णन, इनका जिक्र किसमें है? अनुसूची 3 में है। चौथी अनुसूची की बात करते हैं कि चौथी अनुसूची में क्या है। तो चौथी अनुसूची में देखेंगे किस चीज का वर्णन किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात कही गई है। सीटों का आवंटन, यानी कि जो हमारा सदन है राज्यसभा, उसमें जो सीट का बंटवारा होगा राज्यों में, विभिन्न राज्यों में, वो यानी कि किस राज्य में कितनी सीटें होगी, इन सब का वर्णन किसमें किया गया है? अनुसूची 4 में किया गया है। 5वीं अनुसूची की हम बात करते हैं। 5वीं अनुसूची में क्या है? 5वीं अनुसूची में है SC ST के क्षेत्र नियंत्रण एवं प्रशासन। SC ST के क्षेत्र नियंत्रण एवं प्रशासन का वर्णन किसमें किया गया है? 5वीं अनुसूची में किया गया है। अर्थात SC यानी कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति जिसको बोलते हैं, ST शेड्यूल टर्बाइन जिसको अनुसूचित जनजाति बोलते हैं, उन सब के जो क्षेत्र होंगे और वहां पर नियंत्रण किसका होगा, कैसे सरकार चलेगी, कौन वहां पर प्रशासन कर सकता है,
इन सब का वर्णन किस में दिया गया है? 5वीं अनुसूची में दिया गया है। बात करते हैं छठी अनुसूची की। छठी अनुसूची की, और छठी अनुसूची में किस चीज का वर्णन है? छठी अनुसूची में कहा गया है पूर्वोत्तर भारत के चार राज्य, चार राज्य कौन कौन से हो सकते हैं? चार राज्य, असम, असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में एसटी क्षेत्रों का, एसटी क्षेत्रों का नियंत्रण एवं प्रशासन, नियंत्रण एवं प्रशासन। क्या कहा गया इसमें? इसमें कहा गया है छठी अनुसूची में कि जो पूर्वोत्तर भारत के चार राज्य हैं, चार राज्य कौन कौन से हैं? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इनमें जो एसटी रहती है, यानी कि अनुसूचित जनजाति यहाँ पर निवास करती है अधिकतर, शेड्यूल ट्राइब जिनको बोलते हैं, और इन सब का रस्म रिवाज, रहने का तरीका, वेशभूषा, कपड़े सबकी क्या है? इनकी अलग है। तो यहाँ पर सरकार तय करती है कि यहाँ पर इनका क्षेत्र में जो नियंत्रण होगा या प्रशासन होगा वो कौन करेगा, क्योंकि जो ये जनजातियां होती हैं इनकी सब कुछ रीति रिवाज, व्यवस्था सारी की सारी अलग होती है। तो इसलिए यहाँ पर सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसीलिए इस अनुसूची में प्रावधान किया गया है इनके नियंत्रण एवं प्रशासन का। 7वीं अनुसूची की हम बात करते हैं। 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची का संबंध है 3 सूचियों से। किससे है भाई? 3 सूचियों से। और 3 सूचियां कौन कौन सी ये हो सकती है? 3 सूची की यदि मैं बात करता हूं तो ये होती है संघ सूची। कौन सी भाई? संघ सूची। नंबर 2 कौन सी हो सकती है? राज्य सूची, राज्य सूची। और नंबर 3 होगी कौन सी? समवर्ती, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। यानी कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। 3 सूची कौन कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची क्या होता है? संघ सूची में होता है जिन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है उन विषय को संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। जैसे रेल, डाक, कार, सब क्या है? ये संघ सूची के ही विषय हैं, अर्थात इन पर कानून कौन बना सकती है? केंद्र सरकार बना सकती है। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची में क्या हो सकते हैं? राज्य सूची में जैसे मैं बात कर देता हूं पुलिस की, और क्या हो सकता है इसमें? पुलिस हो सकता है। पुलिस के बाद हम बात करते हैं कृषि की, कृषि इसमें हो सकता है। मत्स्य पालन इसमें हो सकता है। ठीक है। और क्या होगा इनमें? वो विषय जिन पर कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास होगी, वे विषय राज्य सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। समवर्ती सूची क्या होगी? वे विषय जिन पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, वे विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। और कौन कौन से विषय हो सकते हैं? जैसे शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, वन समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इस पर कानून बना सकती है। ठीक है। बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची, और 8वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? 8वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है भाषाओं का। इसको उल्लेख किया गया है भाई, भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और भाषाओं का उल्लेख किया गया है तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में हम बात करते हैं कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। तो वर्तमान में 22 भाषाओं का वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है। 8 भाषाएं हमने इसमें बाद में जोड़ी है, और बाद में कौन कौन सी भाषाएं हमने जोड़ी हैं वो देखना है हमें, कौन सी भाषा जोड़ी है।
जैसे इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई, कौन सी भाई, सिंधी भाषा जोड़ी गई। और ये कब जोड़ी गई थी सिंधी भाषा, ये 21वां संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन होता है। और कब हुआ था 21वां संविधान संशोधन, 1967 में ये हुआ था। और इसके तहत इसमें भाषा जोड़ी गई, कौन सी, सिंधी। उसके बाद बात करते हैं फिर, तीन भाषा जोड़ी गई। और तीन भाषा कौन कौन सी थी, दूसरे नंबर पर तीसरी तीन भाषा कौन कौन सी जोड़ी गई, वो थी नेपाली, नेपाली, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया, तो इनको 71वां संविधान संशोधन होता है, 71वां संविधान संशोधन होता है। और ये कब होता है, 1992 में ये होता है। इसके तहत तीन भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, कैसे इनको याद करने की ट्रिक भी है, इनको याद कर सकते हैं हम नमक से। नमक से कैसे, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी होता है। ठीक है भाई, फिर तीसरी बार इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई, फिर चार भाषाएं इसमें जोड़ी गई है। चार भाषा कौन कौन सी जोड़ी गई है, मैथाली, मैथिली, संथाली, मैथिली, संथाली, बोडो, बोडो और डोगरी, और डोगरी। ये चार भाषाएं इसमें बाद में जोड़ी गई। और ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, ये 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन होता है। और ये कब होता है, ये सन 2003 में होता है। इसके तहत चार भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। और यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते रहते हैं, पूछ लेगा कि मणिपुरी भाषा संविधान में कब जोड़ी गई, या नेपाली भाषा कब जोड़ी गई, संविधान संशोधन आपसे पूछ लेगा। या पूछ लेगा 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत संविधान में कौन सी भाषा जोड़ी गई। तीन विकल्प आपको कोई और दे देगा, एक विकल्प इनमें से दे देगा, तो आपको उनका चूज करना है, आपको उनको चुनना है कि कौन सी भाषा हो सकती है। और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं भाई, संविधान में पूछ लेता है कि अनुसूची 2 में क्या है, अनुसूची 4 में क्या है, अनुसूची 5 में क्या है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यहाँ से संविधान का। नेक्स्ट बात करते हैं 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, क्योंकि मैंने कहा है कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 है। तो मूल संविधान वाली 8 तो हमने पढ़ ली है, अब 9वीं तो बाद में जोड़ी गई होगी, तो कब जोड़ी गई उस चीज को हमने देखना है। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है संविधान में, यह होता है प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन। ये कब होता है, 1951 में ये होता है प्रथम संविधान संशोधन, 1951 में होता है। और इसमें क्या जोड़ा गया था, इसमें जोड़ा गया 9वीं अनुसूची में भूमि, भूमि सुधार व अधिग्रहण के मामले, अधिग्रहण के मामले इसमें जोड़े गए थे। ठीक है, यानी कि भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण के मामले किसमें जोड़े गए, 9वीं अनुसूची में जोड़े गए। और ये कब जोड़ी गई थी अनुसूची, ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत संविधान में जोड़ी गई थी। बात करते हैं 10वीं अनुसूची की, 10वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची भी संविधान में कब जोड़ी गई, इस बात को भी देख लेना है। तो ये जोड़ी गई 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन कब होता है, सन 1985 में ये होता है। और इसके तहत किस चीज का प्रावधान किया गया, इसके तहत प्रावधान किया गया दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया था। किससे संबंधित है अनुसूची, दल बदल से ये अनुसूची संबंधित है। ठीक है भाई, दल बदल क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे। दल बदल होता है यानी कि एक दल को बदलकर दूसरे दल में जाना, दल अर्थात राजनीतिक पार्टी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है,
और इसमें कुछ शर्तें निर्धारित की गई है दल बदल में। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ कि कोई पार्टी है, यानी कि पार्टी कौन सी है, आप सपा मान लीजिए या बीजेपी भी मान लीजिए। तो कोई पार्टी है और उस पार्टी का सांसद, बीजेपी पार्टी का कोई सांसद है और जीतने के बाद बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ा, चुनाव जीत जाता है बीजेपी पार्टी से, और वो जीतने के बाद चला जाता है किसमें, सपा में चला जाता है, सपा सरकार में, सपा पार्टी में वो चला जाता है। तो उस पर दल बदल लागू होता है क्योंकि उसने अपना दल बदला है। लेकिन यदि पार्टी उसे अपनी इच्छा से निष्कासित करती है, पार्टी से खुद निकालती है व्यक्ति को, तो उस पर दल बदल लागू नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें कुछ शर्तें दी गई है। ये थी दल बदल संबंधी अनुसूची। किसमें है प्रावधान, अनुसूची 10 में है। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत ये जोड़ी गई। ठीक है, बात करते हैं हम 11वीं अनुसूची की। किसकी भाई, 11वीं अनुसूची की हम बात करते हैं। 11वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई और इसमें क्या वर्णन किया गया है 11वीं अनुसूची में। तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। और ये कब होता है, इसके दो संलिख्य मिलेंगे आपको, 1992 और 1993 में ये होता है। क्योंकि यहाँ पर तो 1992 में ये लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया था बिल, 1993 में इस पर राष्ट्रपति ने अपनी अंतिम स्वीकृति दी थी, इसीलिए दोनों संलिख्य आते हैं 1992 और 93 में जोड़ा गया था। क्या है 11वीं अनुसूची में, इसमें है ग्राम पंचायतों से संबंधित प्रावधान। ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत यानी कि जो हम देखते हैं गांव में पंचायतें होती है और प्रत्येक 5 वर्षों के बाद इन पंचायतों का चुनाव होता है। ठीक है, तो उन्हीं का प्रावधान किसमें किया गया है, उनका प्रावधान अनुसूची 11 में किया गया है, ग्राम पंचायतों का प्रावधान। ठीक है ना भाई। अब बात करते हैं अनुसूची 12 की। 12 अनुसूची, और 12वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो 12वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है किसका, नगर पालिका, नगर पालिका, नगर निगम, नगर निगम का इसमें वर्णन किया गया है। और ये कब जोड़ी गई, ये 74वां संविधान संशोधन, 74वां अमेंडमेंट एक्ट इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। 74वां संविधान संशोधन कब होता है, 1993 में ये होता है। और इसके तहत क्या जोड़ा गया संविधान में, नगर पालिका या नगर निगम से संबंधित प्रावधान। अर्थात हम देखते हैं जो कस्बे होते हैं, जो नगर होते हैं, उनमें जो चेयरमैन चुने जाते हैं, मेयर चुने जाते हैं या महापौर चुने जाते हैं, उन सब का वर्णन किसमें किया गया है, उन सब का वर्णन अनुसूची 12 में किया गया है। ठीक है, और यहाँ से एग्जाम में आपके भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनुसूची से, और डायरेक्ट ही आपको क्वेश्चन पूछ सकता है किस अनुसूची में क्या है, पहली में क्या है, दूसरी में क्या है, या 5वीं में क्या है, या 10वीं में क्या है। तो आपको ये डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के ये अनुसूची बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं तब तक के लिए साइड में हो जाता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपने नोट्स यहीं से बना रहे होंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको पढ़ा हुआ अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।